So hello everyone, and today we are going to discuss a very important thing related to the mains. Okay, so mains 2023 आने वाला है एंड जिसने भी प्री क्वालिफाई किया है वो भी इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के लिए, और जिसने प्री क्वालिफाई नहीं किया है उन लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू इन द मेंस एग्जाम व्हेन यू विल क्लियर द प्रीलिम्स, राइट। तो जो भी लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आप अपना पहला मेंस देते हो, ठीक है, तो काफी सारे दिमाग में डाउट आते हैं कि भाई हाउ टू स्ट्रेटेजाइज दिस विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। हम इतने टाइम से प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे थे, हो सकता है आपने पहले मेंस प्रिपेयर कर भी लिया हो, है ना, बट कुछ लोगों ने नहीं भी किया होता है ना। तो बोथ आर सिचुएशंस आर देयर। सो शॉर्ट नोट्स वर्सेस नोट्स, भाई हमने नोट्स तो बना लिए, अब इनका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कैसे, ठीक है। हाउ इफेक्टिव दे आर, इनकी क्या कैपेबिलिटी होती है कि आपको कितने मार्क्स और इंक्रीज करवा सकते हैं शॉर्ट नोट्स, आपको पता भी नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और हाउ मच डू यू थिंक आई शुड डिवोट टू एवरी सब्जेक्ट, कितना टाइम हमें डिवोट करना है हर सब्जेक्ट के लिए, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द क्राइटेरियाज मार्किंग, है ना। जब सबसे पहला मेंस जब मैंने लिखा था तो मुझे यही डाउट आता था कि लिखें क्या, है ना। अलग अलग टॉपर्स की अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, तो उन सब में अलग अलग बातें आती है, अलग अलग उनके साथ स्ट्रेटजीज होती हैं, तो हम क्या लिखें। कई कहते हैं कि आप इस तरह से लिखो, कई कुछ कहते हैं आप इस तरह से लिखो, तो क्या क्राइटेरिया होता है वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। वो हम पूरा ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सब के लिए मैं अलग से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आप देखते रहें, और शॉर्ट इसीलिए ताकि ज़्यादा टाइम आपका ना जाए और आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। सो मॉक टेस्ट लगाना नेसेसरी है कि नहीं है ना। टेस्ट सीरीज जो है वो एकदम ही मैंडेटरी है क्या, है ना। बिल्कुल ही, मतलब अगर वो नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। हाउ टू प्रोसीड विद द ऑप्शनल, ऑप्शनल सी एंथ्रोपोलॉजी आई कैन टेल यू एंड रेस्ट अदर ऑप्शनल्स आई कैन नॉट टेल यू, because I don't have any expertise in other optionals, but anthropology I can give you advices, right? So how to practice essays, essays में भी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या essays में जो changes हैं वो आप कर सकते हैं, जो नए नए improvements हैं जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मार्क्स किस तरह ज्यादा आ रहे हैं मेंस में, और बेसिकली हाउ मेनी essays do we need to write before the real exam. सो रियल एग्जाम से पहले ऐसेज, ये गलती तो बिल्कुल ही नहीं करनी है कि आप बिना ऐसे लिखे पहुंच गए, ठीक है। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा ही टैलेंटेड होते हैं तो वो उनकी बात छोड़ दो, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे स्तर पे ये चीजें पहले से प्रिपेयर करके जानी है। किस तरह उसे हमें प्रिपेयर करना है उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हाउ डज ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प्स इन ऐसे, इस तरह के कई सारे डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे डाउट्स जब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज है कि भाई जो मेंस की मार्कशीट है, ठीक है, 2022 की जो मेरी मार्कशीट है उसको हम क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि कितना एफर्ट करने पे किस में कितने मार्क्स मिले, आपने क्या लिखा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड सी सबसे पहला जो एक बात आती है वो ये आती है कि अक्सर पूछते हैं कि भाई कितना लिखें, हम कितना लिखें, गलत क्वेश्चन है। आपको ये पूछना चाहिए हम क्या लिखें कि हमें मार्क्स मिल जाए। कुछ टॉपर्स पहले कहा करते थे कि भाई आप तो सब पूरा भर के आ जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन अटैच होती है कि भाई आप सब कुछ सही लिख के आओ, आप क्वेश्चन की डिमांड को मत छोड़ो, जो पूछा गया है वो लिखो, भले ही आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़े, ठीक है। और आप जब मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे हो तब आपको क्वेश्चंस जो है 1-2 बार पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगे, और वो प्रैक्टिस ओवर द टाइम जब आप करोगे तभी आपको क्या होगा कि आपकी डिमांड समझने में आप कैपेबल होगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसका आंसर भी लिख देते हैं, बट वो आंसर बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होता है, हम रैंडम पॉइंट्स लिख देते हैं और हमें ये भी पता नहीं चलता है कि ये मार्क्स क्यों कट रहे हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट क्वेश्चन इज व्हाट आई रोट एंड हाउ मच आई गॉट, ठीक है। कि भाई क्या लिखा था और कितने मार्क्स मिले, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आपने कितना लिखा था, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा कितना लिखा था और क्या लिखा था। सो लेट अस सी फर्स्ट। सो दिस इज द मार्कशीट ऑफ 2022, एंड ये तो आपको पता ही है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट से, तो इसमें जो भी कुछ आया सब कुछ लिख दिया था, है ना, सारी चीजें। इसकी भी एक दिन पढ़ाई करी थी जब ये एग्जाम था, तो उससे कुछ वक्त पहले थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ लेता था, बिकॉज ये हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं और फिर बहुत बुरा होता है, बिकॉज दिस इज
ऑल दो इट इज क्वालिफाइंग, बट अगर इसमें आप रह जाते हो तो फिर आपकी ये कॉपीज का भी एनालिसिस नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपकी हिंदी ठीक है, इंग्लिश ठीक है, इन हिंदी बेसिकली मतलब जो आपकी जो लैंग्वेज है वो अगर ठीक है, और आप इंग्लिश ठीक है, तो आप इसको हल्का सा फिर भी आप रिवाइज करें। आई वुड रिकमेंड दैट कि आप बिना पढ़े तो बिल्कुल भी ना जाएं, और प्रीवियस ईयर पेपर इसका आप देख लो, और वही सेम चीजें अल्टीमेटली रिपीट होके उसमें आती हैं। ठीक है, तो ये इसमें तो क्वालिफाई हो गए थे। तो फिर ऐसे, अब ऐसे में 126 मार्क्स एक फेयर मार्क्स आप कह सकते हो कि ठीक मार्क्स हैं, जो कि नॉर्मल से थोड़े से ठीक मार्क हैं। तो इसके अंदर ऐसे में जो स्ट्रेटेजी थी जो मैंने फॉलो की थी, उसके लिए अभी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि क्या क्या जो उस टाइम पे मैंने फॉलो किया था, कितने एसेज लिखे थे मैंने प्रीवियस ईयर के। जो एसेज हैं उनको लिखा नहीं था सारों को, कुछ कुछ मैंने लिखे थे, अराउंड 2-3 एसेज मैंने लिखे थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, है ना। 2-3 मैंने लिखे थे, और जो कि खुद से मैंने लिखे थे। और कुछ एक टेस्ट सीरीज भी थी, है ना, किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज थी, तो उसमें मैंने 3 to 4 और लिख दिए थे, इंडिविजुअल एसेज और लिखे थे। लेकिन जो एक काम इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने किया था वो ये था, ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी। ठीक है, आप अपनी किसी भी एक फ्रेंड को साथ में रखो, उससे डिस्कस करो कि यार ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या डायमेंशंस हो सकती है। जैसे सपोज करो कि कोई फिलोसॉफिकल ऐसे आपके सामने आ गया, है ना। जैसे लास्ट ईयर का ऐसे एक, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, उसमें पूरा बताऊंगा भी क्या क्या लिखा था। तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे एक दोस्त को बिठाओ, उसके साथ आप डिस्कस करो कि भाई ये सारी चीजें इसमें डायमेंशंस बन सकती है। जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन है, आपकी सोशल डायमेंशन है, तो ये सिर्फ अब ये डायमेंशंस यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये डायमेंशन भी आगे जाके खुल जाती है। जैसे ये पॉलिटिकल में आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ, आप नेशनल लेवल पे चले जाओ, आप स्टेट लेवल पे चले जाओ, आप ग्राम लेवल तक चले जाओ। ठीक है, ये पॉलिटिकल डायमेंशंस भी अब और ज्यादा वाइड हो चुकी हैं। हम पहले वाले जो फंडे हैं कि भाई पॉलिटिकल सोशल वो सब करेंगे, उनके अंदर भी और डायमेंशंस आ गई। अब सोशल में आप वुमेन पे चले जाओ, ठीक है, अब वुमेन के अंदर भी आप अर्बन पे चले जाओ, रूरल पे चले जाओ, है ना, और अदर जेंडर्स पे भी आप चले जाओ। तो ये सारी चीजें अब क्या हो चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो चुकी हैं। जितनी ज्यादा हम एंगल्स कवर करेंगे उतनी ज्यादा ही हमें मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ जो है एक चीज, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करने, इतने अच्छे से प्रिपेयर करने की रोज, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं आपको मिलेगी, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स ना, उन्होंने क्या अच्छे अच्छे काम किए उनकी लिस्ट मिलेगी, और वो अपडेट भी होती रहती है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि महाराष्ट्र के कुछ ऑफिसर्स हैं, है ना, आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। ठीक है, और कुछ ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने काउंटर अटैक्स अच्छे किए थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, है ना। तो ये सब क्या है, टॉपिक्स हैं। जैसे ये जीएस 2 का टॉपिक है, ये वाटर हार्वेस्टिंग जीएस 3 का टॉपिक है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं और एक टेबल बना लेनी है। एक मैंने भी अपने टाइम पे टेबल बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जब ऐसे वाला जब मैं लेक्चर लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इम्प्रूव करती है आपके ऐसे को। और उन एग्जाम्पल्स को आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप 20 to 25 एग्जाम्पल्स बनाओ और उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। और देखो ये आपके एसए में भी काम आएंगे और ये एथिक्स में भी काम आएंगे। मैंने सेम एग्जाम्पल लिखे थे एथिक्स में और एसए में, और जीएस 2 में भी जहां जहां जरूरत पड़ी थी वहां भी मैंने इसका यूज किया था। तो कोई बहुत ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स के एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाए थे, 20 से 25 लिमिटेड रखे थे, और 20-25 उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करता था, और जैसी सिचुएशन फिट बैठती थी वहां उनको मैं यूज कर लेता था। तो ये एक अलग चीज थी जो ऐसे में थी। और फिर हालांकि ये मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं है, 84, 84 एंड 63, सो यहाँ पे काफी स्कोप रह गया था इम्प्रूवमेंट का। और एक खास बात ये थी जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि पेपर आपने कितने क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चंस किए थे जीएस में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। GS 1, 2, 3, 4 एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। बिकॉज बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल थे। आपको टॉपिक्स पता रहते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एक दो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको टॉपिक्स पता रहते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि सारे टॉपिक्स आपको पता रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज सिलेबस मेंशन्ड है साफ साफ। भाई सिलेबस उठाओ, उसको प्रिंट करो, और सीधा आप एक एक टॉपिक भी प्रिपेयर करने लग जाओगे, तो आपका इजीली टाइम फ्रेम के अंदर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक्स।
GS 1 में सारे कर दिए थे, 2 में सारे कर दिए थे, 3 में, 4 में। एक्चुअली हुआ क्या था, 1 और 2 जो थे उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे। ठीक है, जैसे जो आर्ट एंड कल्चर का नंदी वाला एक क्वेश्चन आया था, तो वो उसमें इतना अच्छा परफॉर्म मैं नहीं कर पाया था, नहीं लिख पाया था उसका अच्छा आंसर, है ना। फिर GS 2 में, और GS 1 और 2 पेपर मेरे इतने ठीक नहीं हुए थे, और GS 3 जब हुआ था तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस किए थे, और भर भर के किए थे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे जो कॉपी में ये होता है कि काफी अच्छे से, मतलब डीपली उसको लिखा था, है ना, बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखे थे, काफी भरी हुई कॉपी थी वो। ठीक है, GS 3 की जो कॉपी थी, एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 और 2 में जो मिस्टेक्स हुई हैं वो 3 के अंदर फुलफिल हो जाएगी, बट अल्टीमेटली बहुत ही हार्ड चेकिंग रहती है GS 3 की, तो इसमें 63 ही स्कोर मैं कर पाया। तो कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि जो पेपर अच्छा गया है वो अच्छा ही गया है ना, उसमें कोई नहीं है, और या फिर हम सोचें कि यार ये पेपर खराब चला गया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप पेपर दे रहे हो, आप ये मत सोचो कि आपका 1 पेपर अच्छा गया तो मतलब सही है, 2 अच्छा नहीं गया, है ना। आपको क्या करना है कि सभी पेपर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं कि आपका एक पेपर खराब हो गया तो आप बाकी सारे पेपर भी उसके दुख में बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज एक पेपर खराब होने से सारी मेरिट खराब नहीं होगी, ये याद रखना आप। बिकॉज आप देखोगे कि कुछ टॉपर्स के भी 92 अराउंड, है ना, 95 अराउंड ऐसे में आए हैं, है ना। ठीक है, तो अगर उनके ऐसे में इतने हैं तो बाकी उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है। ठीक है, और उन्होंने अपने ऑप्शनल के अंदर भी बहुत अच्छा कवर किया है। फिर बात करें GS 4 की, तो ये ऐसा पेपर था कि जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था, उस मॉक टेस्ट में कभी भी ये मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ था। बिकॉज मैं काफी भर भर के इसमें लिखता था, भर भर के भी लिखता था, प्लस इसके अंदर ये भी था कि थोड़ा सोचने में टाइम लगता था, और जब मैं इसके मॉक टेस्ट दे रहा था तब मेरे एग्जाम्पल्स प्रिपेयर्ड नहीं हुआ करते थे। और जब मेरे एग्जाम्पल्स मैंने नोट करना शुरू किया तब तक मेंस आ चुका था, और मेंस के कुछ ही टाइम पहले तक, जैसे अराउंड 7 डेज, या आप कह सकते हो अराउंड 10 डेज पहले तक, मेरे सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो प्रिपेयर हो चुके थे। तो उससे पहले जो भी मैं मॉक टेस्ट दिया उसके अंदर नहीं लिख पाया था। ठीक है, उसके अंदर मैं ये एग्जाम्पल्स भी नहीं लिख पा रहा था, और इतना सोच भी नहीं पाता था। तो GS 4 के लिए, और हाँ एक चीज और, कि मैंने इसके GS 4 के लिए कोई खास रेफरेंस बुक नहीं कभी यूज करी। GS 4 में जो मेरी लाइफ स्टाइल में जो भी मुझे दिन में दिखता था, ठीक है, उस तरह के एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज न्यूज़पेपर में क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने देखा कि कहीं पे एक एक IPS ऑफिसर है ना। एक ये न्यूज में भी काफी रहा था, IPS ऑफिसर थे जिन्हें की माफिया, सैंड सैंड माफिया में, सैंड माफिया ने इन्हें क्या किया था, अपने व्हीकल के आगे इन्हें किल कर दिया था बेसिकली। ठीक है, तो आप ये बड़ा एक सैड इंसिडेंट था, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी फिर एग्जाम में आया था। तो ये सारी चीजें क्या जनरल ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आती है। आप जितने अच्छे एग्जाम्पल्स यूज करोगे, है ना, आप वो एग्जाम्पल्स मत यूज करो जो बाकी एग्जाम्पल्स लोग यूज करते हैं। आपको एग्जाम्पल्स कहाँ से उठाने, जो जनरली एग्जाम में लोग ना लिखें इस तरह के। जैसे सपोज करो कि आपने न्यूज़पेपर में देखा, तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये तो कोई यूज नहीं करेगा, वो आप यूज करो। बिकॉज कुछ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको कोई पूछे कि हाँ भाई सबसे अच्छा सिंगर कौन है, आप बोलोगे लता मंगेशकर है, ये सब भी लिखे आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने कहीं अचानक से देखा कि हाँ कोई ट्राइबल सॉन्ग्स बहुत अच्छे गा रहे थे, इस ट्राइबल कम्युनिटी से थे, और आपने उसको नोटिस किया और आपने बहुत लिखा कि ये भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सिंगिंग के और इनके। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स उठाने कहाँ से, न्यूज़पेपर से मिलेंगे। ठीक है, और इसकी कोई खास रेफरेंस बुक मैंने कभी यूज नहीं की थी। हालांकि कुछ कुछ जो टॉपिक्स थे उनका मैं थोड़ा गूगल पे देख लेता था कि किस तरह से इस टॉपिक को अप्रोच करना है, बिकॉज ये मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट था, और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इसके अंदर 101 तक पहुंच जाएगा स्कोर। हालांकि इससे भी अच्छे अच्छे स्कोर्स जो हैं वो लोग लाते हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा खास स्कोर नहीं है, बट ये एक नॉर्मल सा स्कोर है। कि जैसे आपने देखा होगा 130 पहुंच रहा है लोगों का स्कोर, 120 पहुंच रहा है, तो वो हमें टारगेट करना है। तो ये एक और बात थी। फिर जो केस स्टडीज आती हैं, ठीक है, केस स्टडीज के अंदर भी जब मैं अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट में और रियल एग्जाम में, उसमें क्या फर्क था कि केस स्टडी का जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव्स आते थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट लिखता था और केस स्टडीज छूट जाती थी। और रियल एग्जाम में मैंने क्या किया था कि 2 2 पॉइंट्स लिखे थे लास्ट के केस स्टडीज में।
बट आई डू नॉट रिकमेंड आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो उसमें लिखिए, 3-4 पॉइंट्स लिख के आइए, ठीक है। बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने उसमें लिखा था, बट एनी हाउ स्कोर उसमें इम्प्रूव हो गया। तो इतने जो एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो मैंने टेस्ट सीरीज जो लास्ट मेरा एग्जाम दिया था, है ना, लास्ट मॉक टेस्ट दिया था, और ये जो रियल एग्जाम है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है, उसमें मार्क्स में कितना डिफरेंस है। तो मॉक टेस्ट के बाद में आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो और कितना इंप्रूवमेंट उसमें आता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि भाई मॉक टेस्ट लगा लिया, आप उसको एनालाइज कैसे करें, उससे आउटपुट कैसे निकालें, वो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। और जो अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं ऑप्शनल अटेम्प्ट कर रहा था अपना, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो आई थॉट कि जो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी एक कहीं मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी इसकी एंथ्रोपोलॉजी की, तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा आउटपुट नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। बट देन आई डिड व्हाट, आई लुक्ड एट टॉपर्स कॉपीज, ओके, एंड वहां से मुझे पता चला कि लिखना कैसे है। और ये प्रोसेस होते होते काफी टाइम निकल गया था। तो डू नॉट वेस्ट द टाइम, आप पहले टॉपर कॉपीज देखें, वो किस तरह लिखते हैं, उनका स्टाइल क्या है। आप स्टाइल कॉपी मत कीजिए, आप उनसे ये देखिए कि वो क्या इनोवेटिव कर रहे हैं। कि जैसे मैंने कुछ में देखा था कि वो बहुत ही अच्छे ग्राफ्स बना रहे हैं, छोटी से छोटी चीज को भी ग्राफ से, मैप से, डायग्राम से दिखा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको बनानी है। और ऑप्शनल के लिए मैंने बहुत सारी चीजें जो है सोच रखी है, जिनके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह उनको इम्प्रूव करना है। हालांकि आज सिर्फ मार्कशीट शेयर करने के लिए वीडियो बनाया था, तो इसीलिए ताकि आप एनालाइज कर सकें कि क्या लिखने पे कितना मिलेगा, क्या सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से सब कुछ हो जाता है, या फिर कंटेंट इंप्रूव करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट ही है। जब कंटेंट आपका इंप्रूव हो जाएगा, और ज्यादा फोकस आपको ये नहीं देना है कि दिन भर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट में 3 आवर्स स्ट्रेट अवे आपके चले जाते हैं। तो आप लिमिटेड मॉक टेस्ट लगाइए, जिसमें पहले में आप फोकस कीजिए स्पीड पे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले पूरा करना है पेपर। आपको लगे कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो गई है एक लेवल तक, फिर आप कुछ गैप दीजिए, फिर आप साथ ही साथ कंटेंट को भी इम्प्रूव करते जाइए। कंटेंट को इम्प्रूव करना सबसे बड़ा है, क्योंकि आप स्पीड से मार्क्स नहीं ला सकते जितने आप कंटेंट से ला सकते हो। कुछ लोगों के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, बट उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स भी स्पीड के साथ हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कंटेंट के थ्रू मार्क्स भी अच्छे जनरेट करने हैं। तभी ओवरऑल हमें क्या होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जितने हम सोच के जाते हैं, जैसे आई थॉट कि आपका एवरेज भी अगर जाए तो 130 अराउंड इसमें आना चाहिए, 108 तक यहाँ पहुँचना चाहिए, है ना। और अप्रोक्सीमेटली इसमें अगर हम बात करें तो 100 तो क्रॉस होना ही चाहिए, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 80 तक का स्कोर भी अगर ले आते हैं तो, और इसमें तो 110 तक का, तो अगर हम इसको ऐड करें तो अप्रोक्सीमेटली 100, 200, 300, 400, 480, एंड बेसिकली 500 यहाँ से हमें मिलना चाहिए। बिकॉज फिर अगर यहाँ से इतना नहीं मिलेगा तो फिर आगे ऑप्शनल में कितने भी मार्क्स ले आओ कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आपका 520 तक पहुंचना चाहिए, राइट। 520 प्लस हम एंथ्रो की या और किसी भी ऑप्शनल की बात करें तो एंथ्रो में अगर 270 आप ला रहे हो, बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपका स्कोर है, ठीक है। तो 800 तक आपको टारगेट करना है। वो मार्क्स आप कहाँ से बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, तो इस तरह का आपको इसको लेके चलना है। लेकिन 80 यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मार्किंग टफ थी, तो ऑन एन एवरेज सबके कम हो गए। आप यहाँ भी 100 ही टारगेट कीजिए ताकि आपका ओवरऑल मार्क्स बढ़े, ठीक है। 270, 280 यहाँ पे अच्छे मार्क्स हैं, आजकल हर कोई लेके आ रहा है ये मार्क्स। ये कई लोगों के 300 प्लस भी पहुंच जा रहे हैं, बट वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके भी वो मार्क्स आ जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड ये जो बाकी सारे केसेस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।